इंट्रोडक्शन आपने मुख्तसर करवाना है। इंट्रोडक्शन आपने मुख्तसर करवाना है कि मेरा नाम ये है, बेसिकली मैंने अपना जो है एलएलबी मैंने फलां यूनिवर्सिटी से की है, और उसके बाद मैंने यहाँ इतना अर्सा मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, एंड देन आई अपीयर इन द इन सच एग्जाम सेट एग्जाम जो आपने एग्जाम दिया उसमें अब मैं अपीयर हुआ हूँ या हुई हूँ 2022 वाला या 2021 वाला। तो आफ्टर दैट मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये आपका इंटरव्यू है, इंट्रोडक्शन है। और सर ज़्यादा अगर वो जी जी सर प्रैक्टिस का अगर बोल लें कि मतलब पूछ लें कि प्रैक्टिस की है आपने, तो और अगर हमने की ही ना हो तो फिर हम क्या कहें कि हमने नहीं की? देखें, आपने ये नहीं कहना कि हमने प्रैक्टिस नहीं की। आपने ये कहना है कि जी ठीक है मैंने 2 साल प्रैक्टिस की है, जो उनकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, एक पेपर के लिए 2 साल प्रैक्टिस रिक्वायर है, वो आपने जरूर बताना है कि जी उनको पता होगा कि मैंने इतने 2 साल प्रैक्टिस की है, मैंने सिविल की है या मैंने क्रिमिनल की है। तो ये आप बता दीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर वो सवाले से आपसे उसी लेवल का सवाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल की प्रैक्टिस वाले बंदे को कितनी हावना होती है, या 3 साल की प्रैक्टिस इस बंदे की है उसको कितनी हावना है, ये उनको पता होता है। एक बंदा जिसकी 2 साल या 3 साल की प्रैक्टिस है, वो मैक्सिमम मजिस्ट्रेट लेवल के ही केस जो है ना वो उसको पता होंगे, मजिस्ट्रेट लेवल के ही जो है ना वो केसेस को डील कर सकता होगा मैक्सिमम। और जब आप बतौर एडीपीपी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप एलोकेट हो जाएं, तो उस वक्त भी आपको एज अ जूनियर आपको महकमे में भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको मजिस्ट्रियल कोर्ट्स ही दी जाएंगी, जो आप 2 साल 3 साल तक वही करेंगे। मजिस्ट्रियल जो छोटे ऑफेंसेज हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड, यानी फर्स्ट क्लास ऑफेंसेस, या मैक्सिमम अगर किसी को दे दें तो दफा 30 के ऑफेंसेस दे देते हैं। अब इसमें एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारा वहाँ पे हमारे एक कुलीग लगे हुए मेरे साथ ही होते हैं फैसलाबाद में, उनकी चनियोट में प्रैक्टिस थी। उनका एक सीनियर था, वो बहुत नामवर सीनियर था, उस सीनियर की डेथ हुई, उनके पास सारे वो मर्डर केसेस उनके पास आ गए। उस लड़के के पास उसने काफ़ी अर्सा वो मर्डर केसेस डील किए। जब उसने पेपर दिया, उसका पेपर क्लियर हो गया, इंटरव्यू के टाइम पे जब इंटरव्यू, वो मेरे से 1 साल सीनियर है, यानी इसी डिपार्टमेंट में हमसे 1 साल पहले उसकी एलोकेशन हुई थी। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने उससे पूछा कि कभी आपने कोई मर्डर केस, मर्डर ट्रायल करवाया है, मर्डर ट्रायल करवाया है आपने? तो वो बंदा आगे से कहता है कि मैंने 150 मर्डर ट्रायल करवाए हैं। तो उनके वो कान खड़े हो गए, वो तीनों के पैनल के। अब उन पैनल वालों ने उससे उसी लेवल के क्वेश्चन किए। उन्होंने प्रैक्टिस जो मर्डर में प्रैक्टिस की जाती है, मर्डर के ट्रायल में जो यानी टर्म्स यूज होती हैं, मर्डर ट्रायल में जो बातें पूछी जाती हैं, ये बातें जो यानी मर्डर ट्रायल में आती हैं प्रैक्टिस में, उन्होंने वही चीजें उस बंदे से पूछी हैं। अब वो आपको यानी चलान उस मर्डर ट्रायल में बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि जो आम छोटे ट्रायल जितने भी होते हैं मजिस्ट्रियल ट्रायल में नहीं वो डिस्कस होते हैं। उन्होंने उस लेवल के उससे मेडिकली हवाले से उससे पूछे, कुछ टर्म्स उससे पूछे, और कुछ उससे जो है ना वो चलान के हवाले से पूछे। उससे सारे उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के हवाले से किए। उन्होंने 5 8 10 क्वेश्चन किए हैं, उसने उसके यानी उनको एड्रेस किया है। तो बस उसको उन्होंने कहा जी ठीक है, उसको उन्होंने एट द स्पॉट ही बता दिया कि ठीक है आप एलोकेट हो, आप जाओ। ये एक केस मेरी आंखों के सामने जिसका मैं यानी हियर से एविडेंस है कि मैंने उसका यानी ये बात सारी कुछ जो है ना वो मैंने सुना, और वो वाकई उसको ये पर्सनली मैं जानता हूँ। मेरा एक तो कलीग है यहाँ पे चिन्नौट में भी, उसकी प्रैक्टिस मैंने देखी हुई है। वो कॉम्पिटेंट बंदा है, काबिल आदमी है इस मामले में। आप अपने आप को, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को वहां पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट शो करने की जरूरत भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट शो करें कि, तो वो फिर उस हवाले से उस हिसाब से आपसे पूछेंगे। जो वो पूछ रहे हैं उतना ही उनको जवाब दें। अगर ओवर कॉन्फिडेंट बनेंगे तो वो फिर ज्यादा आपको जो है ना परेशान करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। और अगर आप यानी एक लेवल पे रहते हैं कि ठीक है जो वो पूछ रहे हैं बस उसका मैं एड्रेस कर दूं, काफी है, इनफ सफिशिएंट।
इसके अलावा मैं आपको ये एक दो चीजें रिकमेंड कर दूंगा कि आप जहां जहां पे जिस जिस बार से आपका आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, आ सर। रही है आपकी आप। जी जी। आपका जिस जिस बार से आपका ताल्लुक है उस बार में आप जाएं, जो प्रोसिक्यूशन के ऑफिस बने हुए हैं वहां पे जाएं, जो एडीपीपीज या डीडीपीपीज ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं उनके पास जाके थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा या दो दो घंटे को 2 4 दिन या एक हफ्ता जाके देखें कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा हमसे इस हवाले से भी पूछ सकते हैं कि बतौर एडीपीपी आपका काम क्या। हाँ, एक और चीज, जो आपका ये एक्ट है, इसका प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट जो है ना 2006 का, ये आपको असबर होना चाहिए। ये बड़ी मेन चीज थी जो मुझे अभी माइंड में आई है। आपको पता है इस एक्ट से वाकिफ तो है ना आप लोग? जी जी सर। हाँ जी। ये आपको असबर होना चाहिए, इसकी हायरार्की का पता होना चाहिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम दें अपने अपने बार में, वहाँ पे उनसे मिलें, वो उनसे पूछें कि हमारा बेसिकली एक एडीपीपी का काम क्या होता है। वो आपको बताएंगे कि एक एडीपीपी का ये काम होता है, ये उसकी उसने ये चीजें सर्विसेज में देनी होती हैं। तो बेसिकली जो काम होता है कि वो चलान स्क्रूटनाइज करता है। ये आपको उस एक्ट में जो 2006 वाला एक्ट है उसमें भी आपको ये दफा 10 में मिल जाएंगे कि बेसिकली एडीपीपी का काम क्या होता है, कि वो चलान स्क्रूटनाइज करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो चलान बना के लेके आते हैं, तो वो चलान आप जब अपने सामने, जब ऑफिस में किसी ऑफिस में जहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही है, जहाँ पे एडीपीपी बैठते हैं, वो जब अपने सामने आप चलान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चलान है, इसके ये खाने बने हुए हैं। पहले आपने बेशक पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी, एकेडमी में भी आपने सुनी होगी, ये चलान कितने खाने होते हैं, इस खाने में ये चीज लिखी जाती है, इस खाने में। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली आप अपने वो देखेंगे तो फिर आपके वो ज्यादा एक चीज आपके माइंड में फीड हो जाएगी कि अच्छा ये चलान होता है, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स ला के आते हैं, क्योंकि वो ये चीजें पूछ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के हवाले से 1 2 साल की जिसकी प्रैक्टिस है उससे ये छोटे मोटे केसेस के जो चलान है उस हवाले से पूछ सकते हैं कि एक चलान में कितनी चीजें उसके साथ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाफ होते हैं, जो चलान का जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है 173, उसके ऊपर कितने खाने बने होते हैं, कौन से खाने में क्या क्या चीज पुट होती है, ये चीज वो पूछ सकते हैं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि चलान के जो 7 खाने होते हैं उसमें ये फलां, पहले खाने में ये चीज होती है, दूसरे में ये। इसी तरह जो हर चलान में चंद चीजें हर चलान के साथ लगी होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो जब आप चलान देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक यानी मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि हर चलान के साथ सबसे पहले दफा 173 की रिपोर्ट लगी होती है, 173 ज़ाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट लगी होती है। उसके साथ एक रोड सर्टिफिकेट लगा होता है। रोड सर्टिफिकेट यानी वो इस चीज की सबूत होता है कि वो पुलिस वालों ने इस नंबर, रोड नंबर के तहत वो चलान हमें भेज दिया प्रोसिक्यूशन को, ठीक है। तो जब हम उस रोड सर्टिफिकेट को साइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पुलिस वालों के पास एक सबूत हो जाता है कि हमारा ये चलान पास हो चुका है। अच्छा, अब उस चलान, उस रिपोर्ट 173 के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? मेन चंद डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर रिपोर्ट के साथ लगते हैं। एफआईआर की कॉपी लगती है सबसे पहले, जो 173 की रिपोर्ट के बाद सम टाइम एफआईआर की कॉपी लगी होती है, या सम टाइम जो असल दरखास्त होती है, एप्लीकेशन जो सबसे पहले मुद्दई जिन्हें कंप्लेनेंट ने जो एप्लीकेशन पेश की होती है वो साथ लगी होती है। उसके बाद एफआईआर आ जाती है। तो उसके बाद एफआईआर के बाद आ जाते हैं उसका नक्शा, जो बिला स्केल नक्शा बना होता है, स्केल तो यानी नक्शा मौका जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो उसमें से यानी वो यानी उसमें से जो रिकवरीज होती हैं, जितनी भी रिकवरी हुई है, चाहे वो 13 20 65 का कोई मुकदमा है उसमें पिस्टल रिकवर हुआ है, या कोई और केस है, यानी कोई भी चीज, चाहे चोरी का केस है, कोई चीज रिकवर हुई है उसकी एक फर्द मकबूज की बनी होगी। हर उस केस में जिसमें कोई चीज रिकवर हुई है वो फर्द मकबूज के साथ लगी होती है। ये आपने चंद चीजें बता देनी। उसके बाद फिर शनाख्त सर्टिफिकेट लगा होता है, फिर सजा स्लिप लगी होती है। तो और जो रिमांड पेपर होते हैं, ये 5 7 ये 7 8 चीजें जो है ना, ये हर रिमांड इस चलान पेपर चलान के साथ लगी होती हैं। ये तो आपको एज इट इज होनी चाहिए कि यार ये चीजें जो है ना, चलान के इतने खाने हैं,
7 खाने, जो चला रिपोर्ट 173 उसके ऊपर लगी होती है, सबसे पहला पेज वो होता है, उसके ऊपर ये चीज लिखी होती है। आगे उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये अटैच होते हैं, ये 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो हर चालान के साथ अटैच होते हैं। ये हमें किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। जी थैंक यू सर। सर ये पुलिस फाइल और जो जुडिशियल फाइल होती है, ये दोनों में डॉक्यूमेंट सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? काइंडली इस पर जरा रोशनी डालिए। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको एड्रेस कर देता हूँ कि ये जो पुलिस फाइल होती है ना, ये असल में ना थोड़ा सा इन्होंने हमें ना वो कंफ्यूज किया हुआ है। असल में ये कंफ्यूजन वाली इतनी बात नहीं है। हम्म, एक होता है जिसको हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं, इसको हम चालान कहते हैं। ठीक है, चालान के साथ चंद चीजें तो पक्की लगी होती हैं। अच्छा, उसके साथ एक पुलिस फाइल लगी होती है। पुलिस फाइल में उसमें भी उसकी एफआईआर की कॉपी लगी होगी, फर्द मकबूजगी की कॉपी लगी होगी, असल फर्द मकबूजगी चालान में लगी होगी, और जो उनकी कॉपीज हैं वो पुलिस फाइल के शुरू में लगी होंगी। ठीक हो गया। अगर रिमांड पेपर है उनकी कॉपीज लगी होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं पुलिस की जिमनियां। आपको समझ आ रही है? पुलिस की जो जिमनियां, जिनको हम पुलिस डायरीज कहते हैं, सेक्शन 172 के तहत जो बनती हैं, जी सर। वो पुलिस डायरीज जो हैं वो वहां से शुरू होती हैं जिस दिन एफआईआर लॉज हुई है, उस डेट से उस टाइम से वो पुलिस डायरीज शुरू हो जाती हैं जी। उसमें आ जाती हैं जिमनी नंबर 1 आ जाती है। ठीक है। अब अब उसमें आपको दो फिर आपको टर्म्स जो है ना वो सुनने को मिलेंगे जी। अंदरूनी जिमनी और बैरूनी जिमनी आपने सुनी ही होंगी। जी सर। सुनी है? आपको कुछ आइडिया है कि ये अंदरूनी जिमनी और बैरूनी जिमनी क्या होती हैं? एनी सर पर्सन कोई बेसिकली बता सकता है कि अंदरूनी जिमनी और बैरूनी जिमनी क्या होती है? सर जो मैं बताती हूँ सर, मुझे जो मेरा आइडिया है वो यही है, जो सुना भी हुआ है वो यूं है कि जो जैसे हम एग्जाम्स देते हैं तो हमारे पास एक मेन शीट मिलती है हमें, वो खत्म हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा शीट्स जो लेते हैं वो अलग से होती है। प्लस सर ये कि 161 का जो बयान होता है वो जिम्नी का पार्ट नहीं होता, तो वो बैरूनी जिम्नी के अंदर लगता है। एक तो ये वाली सिचुएशन है, और यानी कि इसको एक्स्ट्रा शीट वाला कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। बाकी सर आप क्लियर करेंगे कि क्या है ये। इट्स ये स्टिल अ आपका मिथ। बिल्कुल, आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही थैंक है। यू। पहली बैरूनी जो पहली जिमनी जो शुरू होती है ना, जहां से वो पहले जिस डेट से एफआईआर लॉज हुई है उस डेट से वो जिमनी शुरू करते हैं, पहली जिमनी, उसको जिमनी नंबर 1 कहते हैं। वो बैरूनी जिमनी कहलाती है। उसमें वो लिखना शुरू करते हैं, अपनी वो प्रोसीडिंग लिखना शुरू करते हैं जी। एफआईआर लॉज हुई, हमने उसके बाद जो है ना वो जो पूरी एफआईआर के साथ जो कॉपीज थी, एप्लीकेशन की कॉपी, वो हमने भिजवा दी, फलां अफसर के हवाले कर दी। उस तफ्तीशी अफसर ने फलां जगह पे फिर कार्रवाई की। उसने वो अपनी लिखता है कि मेरे पास ये फलां बंदे ने मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी भिजवाई है, वो मैं लेके गया हूँ फलां जगह पे, जाए वकूआ पे गया हूँ, जाए वकूआ पे जाके मैंने ये मैंने नक्शा बनाया है, मैंने वहां से चीजें कलेक्ट की हैं, मैंने रिकवरीज की हैं, मैंने बंदे को अरेस्ट किया, ये चीजें मैंने वहां से जाके सबसे पहले 161 के बयान लिए हैं। अच्छा, अब ये एक जिमनी जो बैरूनी जिमनी उसने शुरू कर दी है। अब उस दिन में जो कार्रवाई होगी, अगर वो बैरूनी एक जिमनी के ऊपर वो एक पेज के ऊपर पूरी नहीं आ रही, तो वो अंदर इसके 2-3 पेज और लगाएगा, उसमें 161 के बयान भी लिखेगा जी। फर्स्ट विजिट पे मैंने ये बंदे थे, 2-3 गवाहों के बयानात वो लिख लेगा 161 बयान बयान। अच्छा, वो जो अंदर उसके शीट्स लग रही हैं, एक ही दिन में जो कार्रवाई हो रही है, जो 3-4 शीट्स के ऊपर पूरी आ रही है, सबसे पहली शीट तो होगी बैरूनी जिमनी, और जो उसके अंदर शीट्स लग रही हैं 3-4 पेजेस लग रहे हैं, वो हो जाएंगी अंदरूनी जिमनी। तो वो जिस दिन वो खत्म होगी, वो फिर नेक्स्ट डे की कार्रवाई फिर नए सिरे से शुरू होगी, वो फिर बैरूनी जिमनी शुरू होगी, वो जिमनी नंबर 2 कहलाएगी। वो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होगी उसके ऊपर होगी जी। मैंने अब नेक्स्ट डे हो जाए, चाहे 3-4 दिन बाद हो जाए, कोई भी उस केस में कार्रवाई होती है, वो मुल्जिम को गिरफ्तार करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो अब एक केस है 3 तारीख का, एक केस है बिलफरज 3 तारीख को उन्होंने ये जिमनी लिख दी, उन्होंने जाए वकूआ पे जाके नक्शा भी बना दिया, उन्होंने जाए वकूआ पे जाके 161 बयान भी लिख लिए, उन्होंने पहले दिन की जिमनी लिख दी। अब 3-4 दिन का गैप आ गया, मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ, उन्होंने फिर मुल्जिम के लिए रेड वगैरह किए हैं, उन्होंने जिमनी नंबर 2 बना देंगे। फिर उसको जिमनी नंबर 3 में आएंगे जो उन्होंने 3 तारीख को, फिर 7 तारीख को उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको जिमनी नंबर 3 में आ जाएगी। ये होती हैं, ये पुलिस डायरी में सारी कार्रवाई नोट की जाती है, जो जो वो कार्रवाई कर रहे होते हैं। फिर लास्ट पे जो जिमनी बनती है,
वो चालानी ज़िमनी कहलाती है। जिस दिन चालान बनता है, जो चालान में सारी कार्रवाई लिखी जाती है वो सारी कार्रवाई चालानी ज़िमनी में भी लिखी जाती है कि ये सारी कार्रवाई हुई है और अब हमारे पास सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा अब हम जो ज़िमनी जो हमारे पास एविडेंस है वो एविडेंस हमारे पास ओरल एविडेंस ये चीज़ें हैं, ये बंदे हमारे पास ओरल एविडेंस में मौजूद हैं और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो चालानी ज़िमनी जो सबसे लास्ट होगी उसमें लिखा होगा और फिर वो चालान प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, चालान प्रिपेयर होगा, फिर उसके ऊपर चालान के ऊपर बाकायदा SHO के साइन दस्तखत होंगे। ठीक है, SHO का फॉरवर्डेड होगा वो चालान। ठीक है, तो देन वो चालान जो है ना वो हमारे पास भेज देंगे। ये चीज होती है, वो पुलिस मिसल बन जाती है। अब आपका ये सवाल था कि पुलिस मिसल और जो जुडिशियल फाइल है इन दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, अब हमारे पास जो चालान आ गया, मैंने आपको ये सारी डिटेल इसलिए बताई है कि आपको बेसिक चीजें हैं आपको समझ आ जाए प्रैक्टिस के हवाले से। अब हमारे पास चालान आ गया, हमने उस चालान को स्क्रूटिनाइज किया। स्क्रूटिनाइज का मतलब ये होता है कि हमने उस चालान को देखा है कि इसमें यार ये लकुनाज इन्होंने छोड़ दिए हैं, ये इन्होंने ब्लंडर कर दिए हैं पुलिस वालों ने। हम उसकी देखते हैं कि यार जो ऑफेंस बनता है, सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि आया ये ऑफेंस FIR में जो उन्होंने कंटेंट्स ऑफ FIR से क्या ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो ठीक है। फिर देखा कि इसके ऊपर जो है ना वो FIR के जो सबसे मेन चीज होती है कि जो एप्लीकेशन दी जाती है, इस्तगासा उसको कहते हैं, इस्तगासा के ऊपर दस्तखत हैं। हमने कुछ चीजें नोट कर लें कि यार ये इसमें एतराजात पाए जाते हैं, वो एतराजात लगा के हम चालान वापस भेज देते हैं, ऑब्जेक्शंस करके चालान पास हो जाता है। उस चालान को जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं वो चालान चला जाता है कोर्ट में। ठीक है, जब कोर्ट में जाता है उस वक्त उस कोर्ट के ऊपर कोर्ट उसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। वो उसका अपना पेज, उनका एक येलो कलर का आपने देखा होगा एक उनके पास पेज होता है, वो पेज उसमें लगा के उसको जो है ना वो ऑर्डर शीट बनाना शुरू कर देते हैं और वही चीज बाद में जुडिशियल फाइल कहलाती है। क्योंकि वो अब कोर्ट के पास है, कोर्ट की कस्टडी में चली गई है, अब वो जुडिशियल फाइल बन गई है। अब जो भी चीज जाएगी उस जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनेगी और पुलिस मिसल अलग से रहेगी। वो वैसी की वैसी रहती है, जो पुलिस मिसल तैयार होती है वो वैसी की वैसी एज इट इज जो है ना वो कोर्ट में मौजूद रहती है, वो नाइब कोर्ट के पास मौजूद रहती है। अब आपको फर्क समझ आ गया होगा कि पुलिस मिसल में और जुडिशियल फाइल में क्या फर्क है। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज तैयारी के लिए गाइड कर दें कि किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट्स को लेके चले और उनकी तैयारी करें। सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ये चीज देखनी है कि हम कौन सी सर्विस में जा रहे हैं। आप चूंकि जा रहे हैं फौजदारी साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, ठीक है, थोड़े क्रिमिनल साइड का मतलब ये अब आप समझ ही गए होंगे, थोड़े थोड़े तो आपको क्रिमिनल होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव सेंस में ही लीजिएगा, फिर आप ये ना हो कि मेरे कहने पे वहां पे जाके कोई ऑफेंस कमिट कर दें। नहीं सर। हाँ जी, तो यानी आपको शार्प माइंड होना पड़ेगा इस फील्ड में। तो आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से CRPC, QSO, PPC पे इनके ऊपर तो आपको होनी चाहिए कि इनके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो रिमांड, जिस तरह रिमांड का एक टॉपिक है, चार्ज का टॉपिक है, इन टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए कि आप चाहे आप शीशे के सामने बोल लें या चाहे आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर लें, आपको ये चीज जो है ना वो प्रेजेंट करनी आनी चाहिए कि अगर आपको कोई रिमांड के ऊपर कुछ बात करनी पड़े तो आप बोल सकोगे ये बात जो है ना, ये रिमांड वाली बात 167 जो सेक्शन है 167 CRPC, उसमें ये बात शुरू, वहां से ये बात जो है ना वो की गई है रिमांड के हवाले से, फिजिकल रिमांड के हवाले से, और उसमें ये चीजें उन्होंने बयान की गई हैं। तो आपको ये चीजें यानी असबर होनी चाहिए। फिर आपसे बिलफरज वो कहते हैं जी इसका जुडिशियल रिमांड का भी आपको फर्क पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिमांड में और जिस्मानी रिमांड में क्या फर्क है। अच्छा, चीज कहने का मकसद ये है कि ये बुक्स तो उसके साथ आपको जो प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2006 वाला वो आना चाहिए। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा बाहर से और तो कोई सब्जेक्ट्स मैं नहीं समझता कि जिनके ऊपर आप, या जनरल नॉलेज तो आपको सबको कुछ ना कुछ तो हाउ ना होगा ही। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए।
क्योंकि वो एक बंदा, वो चेयरमैन जो बैठा होता है, वो पीपीएससी का चेयरमैन बैठा होता है, उसकी चूंकि फील्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ लाजमी आपसे पूछना है। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पैनल में जितने भी बैठे हुए इंटरव्यूअर्स, ये 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे? मतलब एक, जैसे आपने बताया कि एक जो इंटरव्यूअर है वो अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरा करेगा, या ये कंसेक्यूटिवली एक एक के बाद दूसरे करते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, कंसेक्टिवली नहीं करेंगे। एक बंदा अपने क्वेश्चंस करेगा, वो अपने कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे की तरफ रेफर कर देगा कि जी अब आप उनको एड्रेस, उनको जो है ना वो आंसर करें। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, जब उसके आप क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, फिर वो तीसरे बंदे की तरफ रेफर कर देगा। इस तरह वो बंदे को कंफ्यूज नहीं करते कि एक ने एक किया क्वेश्चन, फिर दूसरे ने कर दिया, फिर तीसरे ने कर दिया, यूं नहीं करेंगे। अच्छा सर, और जब हम बोलते हैं हमारा एक्सेंट भी मैटर करता है उधर? एक्सेंट यार, उर्दू जो है ना, देखो एक बंदा जो पठान है, जाहिर बात है उसने जब उर्दू बोलनी है तो हमें फौरी पता चल जाता है कि यार ये बंदा पठान है। अब उसका ये एक गैर इख्तियारी चीज है एक्सेंट के ऊपर। ठीक है, एक बंदा बलोची है, उसका भी पता चल जाता है। पंजाबी है, उसकी भी उर्दू की भी थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है कि यार ये बंदा बेसिकली पंजाबी है। तो सही। उर्दू चीज मेन, हमारी लैंग्वेज, कौमी लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है, उर्दू में आप बात करेंगे तो आपको वो एक्सेंट ये है कि आपके एक्सेंट से कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए कि ये बंदे को इस चीज के ऊपर ग्रिप है। सही। हाँ जी। और ये लुक बाकी वाइज का एक क्वेश्चन था सर मेरे माइंड में, कि कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए? सर कपड़े कपड़े जो है ना, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। कपड़े आप सोबर किस्म के पहन के जाएं। ये नहीं है कि आप कोई किसी तकरीब में या किसी वलीमे में नहीं जा रहे। कपड़े आप ऐसे पहने, आप जो है ना वो फिजिकली अपीयरेंस बड़ा मैटर करती है। यानी आप सही। सोबर लगें, पता चले कि यार ये यूनिफॉर्म। बंदा जो है ना वो यूनिफॉर्म पहन ले। वैसे वहां पे कोई ये जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म ही हो, लेकिन चाहिए तो ये है कि क्योंकि हम एक एज अ लॉयर एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमने एक अच्छा यूनिफॉर्म जो है ना वो लिया हो, अच्छा यूनिफॉर्म पहन के जाएं। ठीक है, सही। उसमें पता चले कि यार ये बंदा इंटरव्यू देने के लिए ना प्रॉपर कपड़ों में आया है। यूनिफॉर्म उस बेहतर तो ये है कि यूनिफॉर्म ही हो। सही। सर हाँ आपने जी। कौन से ड्रेसिंग की थी? सर मैंने बिल्कुल मैंने वहां से तकरीबन ऑलमोस्ट उस वक्त मैंने लिया था कोई 5,000 का मैंने ड्रेस लिया था, पूरा पैंट कोट और शर्ट और टाई वगैरह नया कौन बिल्कुल। से? तो वो मैं जी यूनिफॉर्म था या सर कोई और यूनिफॉर्म कोई ही, और कलर? यूनिफॉर्म बिल्कुल यूनिफॉर्म था, लायर्स यूनिफॉर्म जो होते हैं। ठीक सर। एनी मोर क्वेश्चन? Sir, can I ask one question, please? यस यस, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप क्वेश्चन करें, मैं इसलिए आपको टाइम ही आपके लिए बहुत निकाला है आज। बहुत शुक्रिया सर। सर एक तो ये हाँ जी। कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोसिक्यूटर्स का, ठीक है हाँ जी। सर। इसमें ना इन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, थ्रेशोल्ड, लाइक जो एट द टाइम ऑफ रिमांड होता है, जब वो चेक कर रहे होते हैं कि जहाँ पे बेल के जो चांसेस है मौजूद होते हैं, हाँ जी। और एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। सर इसको हाँ जी। पढ़ने में तो अगर हम देखें तो पढ़ने में तो इतना ज्यादा वो टेक्निकल नहीं लगता, समझ आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता दें कि जो थ्रेशोल्ड टेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट है, या जो भी एविडेंशियल टेस्ट होते हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हैं। प्लस सर ये कि जो कैलेंडर ऑफ विटनेस बनता है, और इसको 540 साथ लिंक करके इसको भी प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ये मेरे 2 क्वेश्चन है। जहां तक आपके पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है कि हेलो आपने पहला क्वेश्चन क्या किया है? सर ये जो प्रोसिक्यूशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें हाँ मैं आपको बताता हूँ। कोड टेस्ट लिए हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, अब आप सुने। जो रिमांड पेपर आते हैं ना, रिमांड पेपर हमारे पास आता है
वो 3 दिन का, 2 दिन का, या 5 दिन का, या 14 दिन का वो रिमांड पुलिस वाले लेके आते हैं कि ये जी रिमांड है, इसको आपने फॉरवर्ड करना है। अच्छा, बाज मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं ना, वो अक्सर मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं ना, वो रिमांड फॉरवर्ड करवाते हैं प्रोसिक्यूटर्स से कि वो फॉरवर्ड करें। अब हमारे पास हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में हमें दिया गया है थ्रेशोल्ड टेस्ट। थ्रेशोल्ड टेस्ट ये होता है कि यार आपने अपनी ओपिनियन जो है ना, वो 3-4 चीजों के ऊपर आपने अपनी ओपिनियन देनी है। वो ओपिनियन ये होती है कि बंदा नॉमिनेटेड है एफआईआर में, उससे वाकया ही उसमें उससे कुछ रिकवर होना है या रिकवर नहीं होना, उससे रिकवरी वाकई मतलूब है, हाँ ये चीज उससे रिकवर हो गई है, ये चीज रहती है। ये 2 चीजें होंगी कि ये बंदा एक तो नॉमिनेटेड इन एफआईआर है, दूसरा उसमें ये आ जाता है कि उससे अभी येट टू बी रिकवर एनीथिंग या एनी आर्टिकल या एनी कोई भी चीज उससे अभी रिकवर होनी है। तो ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज आ गई कि इसका रिमांड दिया जाना पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट यार ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये दिया गया है, इसलिए हमें ये थ्रेशोल्ड टेस्ट जो है ना, उसके ऊपर जो रिमांड पेपर होता है ना, हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर ये चंद चीजें जो है ना वो अपने हाथ से लिखनी जरूरी होती है। हम लिख देते हैं कि जी ये बंदा नॉमिनेटेड एफआईआर है, इससे इसके ऊपर ये जो है ना वो इससे ये चीज रिकवर होनी है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसको फॉरवर्ड करना। उसके ये 3-4 लाइनें लिख के उसके नीचे हम अपना जो है ना वो फॉरवर्ड लिख के अपने दस्तखत करके भेज देते हैं कि जी ठीक है। अब ये उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई कर दिया है। ये थ्रेशोल्ड टेस्ट है। हाँ जी, मेन चीज ये होती है कि यार रिमांड असल में होता ही ये है कि जिस्मानी रिमांड सर उससे बेसिकली ये जो चीज रिकवर होनी है कि हाँ जी, हाँ जी जी सर आप कर लें कंप्लीट, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। हाँ, दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वेट के बारे में। जी सर, नहीं, वो आप क्या पूछना चाह रही थी कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के बारे में? सर कैलेंडर ऑफ, जी सर, सर कैलेंडर ऑफ विटनेस बनता है, उसके अंदर जो विटनेसेस जिनके पास वो होती है नॉलेज का नाम मिस राबिया मैडम अपना कैमरा ऑफ कर दें। राबिया तो साहिबा। फिर क्या जी सर मैं देखती हूँ। नहीं आपको सर नहीं। मेरा कैमरा ऑफ है। अच्छा, जो कैलेंडर ऑफ विटनेस है ना, इसकी जी बड़ी सर। इंपॉर्टेंस है। इसमें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसमें उन्होंने 4 या 5 विटनेसेस लिखे होते हैं, जितने भी विटनेसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, वो विटनेसेस तो एक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि उसमें से सारे विटनेसेस करवा दे, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो ये समझता है कि बाज़ दफा प्रैक्टिकली ये होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि जो फर्द के जो जो यानी फर्द मकबूजगी के 2 गवाह होते हैं, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि अक्सर सरकारी जो वकील होते हैं वो एक गवाह गिव अप कर देते हैं कि चलो ठीक है यार, एक गवाह की जो एविडेंस है ना वो हो गई, अब ये ना हो कि अब दूसरा गवाह करवाएंगे तो दूसरा गवाह कोई वो कोई ब्लंडर ना कर दे, उससे हमारे केस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो एक गवाह जो गैर जरूरी वो समझते हैं फर्द मकबूजगी में, वो गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने की जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी वकील यानी एडीपीपी या डीडीपीपी के पास है। इसके अलावा गिव अप करने का इख्तियार एक प्राइवेट वकील को भी नहीं है। प्राइवेट वकील ने भी अगर गिव अप करना है तो वो सरकारी वकील के साथ मशवरा करेगा और सरकारी वकील ही आगे जाके कोर्ट में साइन करेगा, जी ठीक है ये बंदा हमारे लिए गैर जरूरी है, इसका हम एविडेंस नहीं करवाते। अच्छा, ये तो हो गई गिव अप करने के हवाले से। अब आपका सवाल था कि 540 कब अप्लाई होती है। तो जब हम 540 में ये है कि अगर आपने कोई भी गवाह आपको लगता है कि यार ये गवाह बेशक लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो नहीं गवाह लिखा गया, लेकिन आपको लगता है कि यार ये गवाह जो है ना, अगर इस गवाह की हमने एविडेंस ना करवाई तो हमारा केस जो है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारा केस खराब हो सकता है, हमारा केस जो है ना वीक हो सकता है, या मुलजम जो है ना वो बरी हो सकते हैं, तो आप उस गवाह के लिए 540 एप्लीकेशन दे सकते हैं। बेशक उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में शामिल नहीं है। 540 से एक वाइड प्रोविजन है कि इसके तहत आप जो है ना वो कोई भी
एविडेंस, चाहे वो ओरल एविडेंस है या चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो आप यानी उसका फाइल का हिस्सा बना सकते हैं उसको। तो वो 540 में आपने यही शो करना था कि अगर ये गवाह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको काइंडली कोर्ट में जो है ना वो इसको तलब किया जाए, इसको समन किया जाए। और तो फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है ना वो जो डिफेंस विटनेस, डिफेंस कौंसल होते हैं उनको करती है, नोटिस करती है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बहस होती है दोनों साइड से। तो उसके बाद फिर कोर्ट उसको अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले तो फिर उस गवाह को आना पड़ता है। ये बात दफा ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो सरकारी गवाह होते हैं, वो रह जाते हैं। तो उनके लिए फिर जो है ना वो 540 की, लेकिन 540 एक वाइड, बहुत वसी जो है ना ये इसका स्कोप है। ये इसको कहीं भी जो है ना वो जब आप देखते हैं कि आपका ये बहुत जरूरी इसमें है, तो वो आप 540 के तहत उसको जो है ना वो एडमिसिबल करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है आपको, जीशान साहब, आपको कोर्स असाइन की जाती हैं? मतलब आपको बता दिया जाता है कि जी आज आपकी फलान कोर्ट में ड्यूटी है। असल में क्वेश्चन ये है कि जी सपोज के केस है FIR नंबर 302/21, मतलब ये FIR नंबर है, इसमें आपने इसका चलान आ गया, इसमें एक गवाह को गिव अप करना है। तो आप फैसलाबाद स्टेशन में है, फैसलाबाद स्टेशन में इस वक्त सपोज के 10 ADPPs हैं, ठीक है, और DDPP है, उसमें गिव अप करना है, तो आप करेंगे या कौन करेगा? ये इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। मतलब आपको मैं कोई आपको गाइड कोर्स कर देता हूँ। असाइन की जाती हैं या फिर मतलब क्या इस सेटअप है ये? मैं बता देता हूँ भाई जी जफर। जी वो इस तरह से है कि हमें बिजनेस जो है ना, यानी वो हमें ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। सबसे पहले हमारा ड्यूटी रोस्टर बनता है महकमे में। तो हमारा जो मुतलका ऑफिसर होता है DPP, उसकी तरफ से बन के आता है कि जी आपके ज़िम्मे ये कोर्ट्स हैं और ये थाने आपके ज़िम्मे हैं। बाज़ दफ़ा दो थाने भी होते हैं, एक थाना भी एक बंदे के पास होता है, और बाज़ दफ़ा दो थाने भी हो जाते हैं। और जहाँ पे शॉर्टेज हो वहाँ पे 3 थाने भी असाइन कर दिए जाते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा किसी के पास 1 कोर्ट है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 भी, अगर शॉर्टेज हो तो 3 कोर्ट्स भी उसको दे देते हैं कि ये कोर्ट्स आपके ज़िम्मे हैं। अब उस कोर्ट में जितने भी चालान आ रहे हैं, अब हर कोर्ट के अलग अलग थाने होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली मिसाल दे के समझाता हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी कोर्ट्स चल रही हैं। मेरे पास 2 कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं। एक एडिशनल की कोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ बेल्स की हद तक, उसमें सिर्फ बेल की हद तक मैंने पेश होना है, क्योंकि बाकी सारे उसमें सिविल केसेस हैं। लेकिन मैं आपको जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, दोनों दफातीस के मजिस्ट्रेट हैं, उनकी कोर्ट्स हैं मेरे पास। तो उसमें एक कोर्ट में 2 थाने हैं, बटाला कॉलोनी और गुलाम मोहम्मदाबाद, ये 2 थाने एक कोर्ट में हैं। अब इन थानों के जितने चालान आ रहे हैं, जितने इसमें जो है ना वो क्रिमिनल वर्क आ रहा है उस कोर्ट में, उस क्रिमिनल वर्क को मैंने डील करना है, उसका यानी सरकारी वकील, सरकारी तौर पे मैं उसका जो है ना वो वकील हूँ। अब स्टेट केसेस हैं, उनमें तो वकील जाहिर बात है सरकारी वकील ही काम करेगा। स्टेट केसेस का आपको शायद इल्म होगा ही। स्टेट केसेस जिस तरह नारकोटिक्स के केस हैं, ये स्टेट केसेस हैं। और बाकी जो प्राइवेट केसेस होते हैं, प्राइवेट केसेस में चलो मुदई ने भी अपना वकील किया होता है और मुलजिम ने भी अपना वकील किया होता है। लेकिन स्टेट केसेस में चूंकि मुदई साइड पे मुदई गवर्नमेंट होती है, लिहाजा उसका वकील भी जो है ना वो गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि जिस तरह वेपन रिकवरी वाले जो ऑफेंसेस हैं, जिस 13, 20, 65 आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी ये वेपन रिकवर होते हैं, वो पुलिस रिकवर करती है। पुलिस चूंकि गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो उसमें सरकारी वकील जो है ना वो उनकी तरफ से एक, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये उनका नुमाइंदा होता है, वो उस केस को हैंडल करेगा मुदई साइड से। मुदई तो चूंकि पुलिस है, पुलिस ने उसमें इस्तगासा दिया होता है। इसी तरह नारकोटिक्स के जितने भी केसेस होते हैं, वो भी स्टेट केसेस होते हैं, क्योंकि उसमें पुलिस रिकवर करती है, मुंशियात, ड्रग्स वगैरह पुलिस रिकवर करती है। तो लिहाजा उसमें भी जो है सरकारी वकील वही स्टेट कौंसल होगा, वही जो है ना वो पुलिस की मुदैयत में, यानी पुलिस चूंकि मुदैयत में, उसकी मुदैयत में दरखास्त होती है, तो वही पुलिस का जो ना वकील वही होता है। तो कोर्ट्स हमें असाइन की जाती हैं, उसमें जितने मुकदमे होते हैं वो सारे मुकदमे। अब गिव अप करने वाला सवाल, हर केस में
सरकारी वकील पेश होके, चूंकि वो केस बेसिकली वो प्राइवेट वकील का भी नहीं है, वो बेसिकली हर केस है ही सरकारी वकील का, वो उसमें पेश होके कोई भी कार्रवाई कर सकता है उस केस में, अपने इंटरेस्ट के लिए वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो केस बेसिकली है, वो चाहे वो उसने अपना वकील भी किया हुआ है, वो है केस बेसिकली सरकारी वकील, उसका असल मालिक सरकारी वकील ही होता है, सरकार का वो बंदा है। तो सरकार के खिलाफ वो जुर्म होता है, हर जुर्म जो होता है ना वो दो एक तो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ हो ही रहा है, लेकिन वो उसने स्टेट के खिलाफ भी एक जुर्म कमिट किया है। क्यों? वो इस तरीके से कि स्टेट का अमन उसने खराब किया है, स्टेट के लॉज को उसने वायलेट किया, जो स्टेट ने लॉज बनाए हुए हैं उन लॉज को उसने वायलेट किया है, तो स्टेट की भी उसने खिलाफवर्जी की है, तो वो स्टेट की तरफ से वो बंदा उसको प्रेजेंट करता है। समझ आ गया जफर भाई? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 540 के हवाले से अगर प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस को जो है वो गिव अप किया है, तो क्या डिफेंस साइड जो है उसको डीडब्ल्यू जो है वो उस सेम विटनेस को एग्जामिन करवा सकती है? डिफेंस साइड से उसको डीडब्ल्यू के तौर पे? जी नहीं 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 नहीं, प्रोसिक्यूशन ना 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 ना, प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस को नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस को गिव अप किया है, हाँ मैक्सिमम उसमें ये हो सकता है कि उसको डिफेंस साइड पे एप्लीकेशन दे के बतौर CW करवा सकते हैं, लेकिन DW वो नहीं करवा सकते। DW तो वो करवाएंगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे वो बंदा DW होगा ही नहीं, ये यानी कि प्रोसीडिंग में एक चीज है नहीं, रेगुलरिटी है। सेकंड चीज ये है कि अगर उसने DW ही आना है तो वो प्रोसिक्यूशन साइड पे आके हॉस्टाइल हो जाते हैं, प्रैक्टिकली ये होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब वो PW बतौर PW पेश होते हैं तो अक्सर PWs जो होते हैं वो अगर उसने यानी किसी डिफेंस साइड को सपोर्ट करनी हो तो वो उसको हॉस्टाइल हो जाता है, फिर उसको हम